लेकिन जितने अनेक कार्यक्रम भारत विकास परिषद ने आयोजित किए होंगे, ये कार्यक्रम उन सभी कार्यक्रमों में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कार्यक्रम बेटा, घर पहुंची कि नहीं? कैसा रहा तेरा टूर? हाँ माँ, बस आपको क्या बोलूँ मैंने क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या प्लानिंग की थी कि मैं यहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊंगी, पर सब किए धरे पर पानी फिर गया। क्यों बेटा? पर तूने तो कहा था कि लंदन जाएगी, फिर ऐसा क्या हो गया कि इतनी दुखी हो रही है? अरे क्या बताऊँ माँ, मुझे लगता है मैंने इस आदमी से शादी करके गलती कर दी। एक नंबर का कंजूस है, जहाँ पैसों की बात आती है हर बात के लिए मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बात करेंगे बेटा? पहले तो ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर क्या करे बेटा, विवाह होने के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है। तू चिंता मत कर, मैं इस बारे में तेरे बाबूजी से बात करूंगी, वही इनकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। चल अब थोड़ा आराम कर ले, थक गई होगी मेरी बेटी। ठीक है माँ, फोन रखती हूँ। बहू, तुम्हारे ससुर जी आने वाले हैं, ये कपड़े बदल लो बेटा, फिर रसोई तैयार करते हैं। क्या खराबी है इन कपड़ों में? मैं मेरे घर में ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। वो तेरा मायका है, वहाँ पहनती होगी, ये ससुराल है बहू, यहाँ ऐसे कपड़े मत पहनो। आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, कोई काम वाली बाई नहीं हूँ। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? सुमन, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी? माँ के साथ इस तरह से बातें करते हैं? क्या तुम अपनी माँ के साथ भी ऐसे ही बात करती हो? माइंड योर लैंग्वेज पराग, मेरी माँ पर मत जाओ, वरना तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज हूँ। दिन में तारे दिखा दूंगी। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं सुन लूंगी। अरे कौन कहता तुम नौकरानी हो? मैं भी तो डॉक्टर हूँ, पर मैं तो बदतमीजी नहीं कर रहा, सिर्फ काम के लिए तो बोला है तुम्हें। तो करो ना अपना काम खुद से, मुझे क्यों सता रहे हो? हम सता रहे हैं? तो ये क्या है? शिट यार, इसीलिए मैं शादी नहीं कर रही थी, पर पापा को पता नहीं क्या दिखा इस घर में। मेरी किस्मत ही फूट गई है। अब मेरा और दिमाग खराब मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। माँ, ये क्या हो गया? क्या ये दिन देखने के लिए ये शादी की थी? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये रिश्ता टिक पाएगा। बेटा, बहू का मूड ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर अपने कमरे में मत जा, थोड़ी देर मेरे कमरे में आराम कर ले, मैं तब तक सबके लिए खाना बना लेती हूँ। सॉरी माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद जिंदगी इस तरह से हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, ये घर है अपना। मैंने तेरे पैदा होने से तेरी शादी तक अपने हाथों का बना खाना खिलाया है, तो क्या मैं अपने बेटे को अब नहीं खिला सकती? माँ, एक माँ ही तो होती है जो भगवान से भी बढ़कर होती है। मेरे लिए तो तुम दोनों ही एक जैसे हो। तुम दोनों खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। बस मुझे 10 मिनट दो, मैं गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ और तब तक बहू का मूड भी ठीक हो जाएगा। ठीक हूँ माँ। कुछ खाया बेटा? सुबह से भूखी होगी मेरी बेटी, क्या खाया बेटा? कुछ नहीं खाया माँ, और भूख भी लगी है। अरे क्या बोल रही है बेटा, तू भूखी है? हे भगवान, कैसे नालायक लोग हैं, मेरी बेटी को भूखा मार रहे हैं। एक काम कर बेटा, कुछ बाहर से मंगा
मंगवा लेती हूँ। हाँ बेटा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन बेटा पहले तू कुछ खा ले, वापस मैं तुझे फोन करती हूँ, ठीक है ना बेटा? हाँ माँ ठीक है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। माँ हमारे लिए खाना बना रही है, थोड़ी देर रुक जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। तब तक मैं भूखी मरती रहूं? अरे खाना बनता रहेगा, तब तक कुछ तो मंगवा कर खिला दो। सुमन, बस थोड़ी देर यार, माँ हमारे लिए खाना बना रही है ना। अगर बाहर से खाना मंगवा लिया तो माँ की मेहनत बेकार जाएगी। कैसे आदमी हो यार, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। और खाना बन भी रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, वो खाना तुम लोग रात को भी तो खा सकते हो ना। पर माँ, ये घर में क्या लगा रखा है? माँ माँ माँ, माँ का लल्ला बना हुआ है। अरे माँ का ही बाबू बना रहना है तो फिर शादी ही क्यों की थी? सुमन, तू अपनी हद पार कर रही हो, लिमिट में रहो, समझी? मैं हद पार कर रही हूँ? मैंने तुमसे खाना मंगवाने की नहीं बोला तो हद पार कर दी? मुझे भूखा मारोगे? सुमन, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, माँ हमारे लिए खाना बना रही है, बस इसमें इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं हो हल्ला कर रही हूँ? सुबह से थकी हारी आई हूँ, भूखी हूँ, खाना मंगवाने को बोला तो इसको हो हल्ला करना कहते हैं? और किस गर्मा गर्म खाने को बोल रहे हो तुम? माँ जी तो यहाँ खड़ी होकर हमारी बातें सुनकर मजे ले रही हैं। बात करते हैं मैं हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना रही है। अरे नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना। संतोष, कभी कभी हम जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं वो होता नहीं है। जेके साहब बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके घर रिश्ता करेंगे तो हमारे घर एक अच्छी बहू आएगी, हमारा बेटा खुश रहेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उन जैसे नेक, सज्जन और गुणी इंसान की बेटी का व्यवहार ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? वजह है, हर औलाद को अच्छा और बुरा बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है माँ का। माँ औलाद की पहली गुरु होती है। एक माँ ही औलाद को अच्छा और बुरा बनाने की जिम्मेदार होती है। मतलब? हाँ, बचपन से ही बच्चे शरारती और जिद्दी होते हैं और बच्चे अपनी हर एक अच्छी और बुरी जिद पूरी करवाने के लिए माँ बाप से जिद करते हैं। ऐसे में एक माँ ही होती है जो उन्हें पहला संस्कार देती है कि क्या अच्छा है और क्या गलत। बच्चे की जिद पूरी करने के बजाय उसे समझाती है, तब बच्चा समझता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ बाप ने बेटी को लाडले तो बनाया, उच्च शिक्षा भी दी, पर अच्छे संस्कार नहीं दिए। फिर भी मैंने सोचा कि चलो बेटे की गृहस्थी बस जाए, मैं इसके लिए खाना बना देती हूँ, बहू के होते हुए भी घर का सारा काम करती हूँ। अजी कौन सास आज ऐसा करती है? सासें तो बहुओं को अपने कंट्रोल में रखती हैं, पर यह है कि लो फिर आ गया फोन। हेलो। हाँ माँ एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं नेटवर्क में बाहर आती हूँ। हाँ माँ अब बोलो। हाँ बेटा, अब बता क्या हुआ था? उस वक्त क्यों रो रही थी तू? कुछ नहीं माँ, मैं आपको सुबह बताती हूँ। बेटा सब ठीक तो है ना? माँ बोला ना, आपको सुबह बताती हूँ।
जिस बेटी की ससुराल की जिंदगी में उसके मायके वालों का दखल रहेगा या दिन में कई कई बार फोन करके उसका हाल चाल पूछते रहेंगे और उसकी बुरी आदतों को प्रोत्साहन देंगे, तो उस लड़की का शादीशुदा जीवन कभी अच्छा नहीं हो सकता। और यही हाल अपने घर का है। बहू की माँ का हर एक घंटे फोन आता है। ये यहाँ की हर एक बात अपनी माँ से नमक मिर्च लगाकर बुरे तरीके से बताती है। तो वो माँ तो यही समझेगी ना कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगता है बहू को थोड़ा समय देना चाहिए। यहाँ एडजस्ट होने में उसे थोड़ा और समय लगेगा। आप एक बहुत अच्छी माँ और एक बहुत अच्छी सास भी हो, जो बहू द्वारा इतना गलत व्यवहार करने के बावजूद भी तुम इतना समझ रही हो कि जो भी कोई बेटी ब्याह के जब पराए घर जाती है तो उस बेटी को एक बहू बनने में, उस घर की जिम्मेदारियां निभाने में, उस नए घर में एडजस्ट होने में समय लगता है। और शायद हर एक इंसान को भी ये बात समझनी चाहिए। लेकिन क्या? लेकिन उस बेटी की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो एक संस्कारी बेटी और एक संस्कारी और अच्छी बहू बनकर दिखाए और अपने ससुराल की कोई भी अच्छी या बुरी बात अपने मायके वालों से शेयर ना करे। शादी के बाद ससुराल को ही अपना घर समझे, तभी उसका गृहस्थी जीवन सुखी बन सकता है। ज्यादा चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। अब चलो आप भी आराम कर लो। हेलो। हेलो, हाँ माँ। मेरी लाडो बेटी सो के उठ गई? हाँ माँ उठ गई। आप क्या कर रही हो माँ? अभी चाय बना रही थी तो सोचा मेरी लाडली बेटी से ये बात कर ली। क्या आप चाय बना रही हो? क्यों माँ, भाभी क्यों नहीं बना रही है चाय? और भाभी के होते हुए आप चाय क्यों बनाओगे? अरे नहीं बेटा, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। अरे पर माँ, उनको बोलो कोई गोली लेके काम करे, वरना उनको आदत पड़ जाएगी। ले बेटा चाय पी ले। यहाँ रख दो, मैं ले लूंगी। क्या हुआ बेटा, किससे बात कर रही है तू? अरे कुछ नहीं माँ, बस हाँ तो महारानी जी की तबीयत खराब हुई है। आप बिना मम्मा, अब क्या बोलूं आपको। मम्मा मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। छी छी, ये क्या चाय है माँ जी, इतनी मीठी चाय। अगर ढंग की चाय नहीं पिला सकती तो मना कर देती, पर लगता है इतना मीठा खिला खिलाकर आप मुझे डायबिटीज की मरीज बनाकर छोड़ोगी। सुमन, बंद कर अपनी बकवास, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वरना क्या करोगे, मारोगे? जिंदगी में कभी सोचना भी मत पड़ा, वरना बहुत पछताओगे। बहू, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रही हो? अरे खाना मैं तेरे लिए बनाऊं, चाय मैं बना के तुझे अपने हाथों से पिलाऊं, और क्या चाहिए तुझे? क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में? इससे ही पूछ लो आपकी लाडली बहू से। अरे नहीं हूं मैं किसी की लाडली, और ना ही बनना है किसी की लाडली। मैं जा रही हूँ अपने घर। ये घर नहीं है, कैद खाना है मेरे लिए। बहू, बेटा तुझे यहाँ किस चीज की कमी है मुझे बता। अगर किसी चीज की कमी है भी तो मंगवा के दे दूंगा। बेटा, अब तो मेरे घर की इज्जत है, मेरी इज्जत है। ऐसे घर छोड़ के जाना शोभा नहीं देता। तो समझाओ ना इन सबको भी, क्यों बात बात पर मेरे पीछे पड़े रहते हैं? अरे क्या पीछे पड़े रहते हैं तेरे? तुम माँ से बदतमीजी से बात कर रही थी, उसी बात के लिए तो बोला था, तो कौन सा लठ मार दिया तुझे? लठ मारने की किसमें हिम्मत है? जरा सामने तो आओ। पराग, चुप। ये आप कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
बेटा, आप भी थोड़ा समझदार बनो। तो क्या मैं पागल हूँ पापा जी, जो आप मुझे ही बोले जा रहे हो? मैं जा रही हूँ अपने घर। अगर और थोड़े दिन रुकी ना मैं यहाँ पे, तो मैं पागल हो जाऊंगी। बेटा, मेरी इज्जत मत उछाल। इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। घर छोड़ के मत जा बेटा। तो आज सही समय पर आई है। ये ले बसंती, इस बार उन बच्चों के लिए मैं कम ही पैसे दे पाया। मेरा घर में खर्चा पानी बंद था यार, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मेरे पार्ट टाइम जॉब के पैसे मिलते ही उन गरीब घर की बेटियों के लिए ड्रेस और किताबों के लिए और पैसे दे दूंगा। तू चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा। क्रिश, इस उम्र में भी तुम्हारी इतनी अच्छी सोच और भावना है। उन गरीब घर की बेटियों की पढ़ाई के लिए अपनी पॉकेट मनी के अलावा काम करके भी उनकी पढ़ाई के लिए पैसे देते हो। मैं सोच भी न पाया, इकरार हो गया। मैं सोच भी न पाया, इकरार हो गया। एक चेहरा ऐसा देखा जिससे प्यार हो गया। एक चेहरा ऐसा देखा जिससे प्यार हो गया। मैं सोच भी न पाया,
नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो इसे कैसे कर सकता है? अभी तो कर्जा लिए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और वो कर्ज का तकाजा कर रहा है। बापूजी, मैंने आपको कहा भी था कि हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में उसकी यही रेपुटेशन है कि वो लोगों को पहले पैसे देके और फिर बाद में जल्दी तकाजा करके परेशान करने लगता है, और जब कोई वक्त पे पैसे ना लौटाए तो उसकी दुकान या फैक्ट्री बिकवाली निकाल के पौने पौने दाम में खुद खरीद लेता है। इसकी भी नजर कई सालों से हमारी फैक्ट्री पर है और इसीलिए वो आपके पास पैसे लेके आया था। गलत सोचा उसने, एकदम गलत। चेक के नाम है मेरा। साइन करते समय उस क्लॉज को ध्यान से नहीं पढ़ा था क्या? पेपर तो मैंने सब ध्यान से पढ़े थे, लेकिन वो क्लोज नजर से कैसे छूट गया समझ में नहीं आ रहा। शायद ही मुसीबत आनी थी, सो आ गई। अब या तो ये फैक्ट्री उसको उसकी कीमत में बेच दे या उसके पैसे लौटा दे। बापूजी, अगर आप ठीक समझो तो क्या वो पेपर मैं एक बार देख सकती हूँ? हाँ बापूजी, उस क्लोज का शायद मैं कोई तोड़ निकाल सकूं। बीननी, ये क्या बदतमीजी है? तू के इनसे ज्यादा समझदार है। बहू, बेटा हमने शहर का बहुत बड़ा वकील किया और उसने इस केस को स्टडी कर लिया है। अब शायद कुछ नहीं हो सकता। बापूजी, मैं बस एक... चुप! तो घर की बहू है और बहू जैसी ही रहे, समझी? बहुएं घर के बड़ों के बीच में नहीं बोला करती। जा अंदर जा। तो तेरे हिसाब से देख ले बेटा, मैं भी कुछ सोचता हूं। अब शायद कुछ नहीं हो सकता। बापूजी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, सब ठीक ही होगा। चलो बापूजी, फैक्ट्री चलते हैं। ए महारानी, अठे आओ। तन्ने इतने साल हो गए ब्याह के आके, घर की इज्जत और छोटे बड़े का बिल्कुल लिहाज नहीं रहा। ये सब भी तुझे अब सिखाने पड़ेंगे। घर में इतना बवाल मचा हुआ है और तू बीच में बोल के क्या होशियारी दिखा रही थी, हैं? बोल। अरे बोलती क्यों नहीं? ये आंसू दिखा के तू साबित क्या करना चाहती है? आज 12 साल हो गए शादी को, इतनी भी तमीज नहीं सीखी कि बड़ों के सामने कैसे पेश आना चाहिए। मैंने माफ कर दो माँ, मैंने माफ कर दो, लेकिन मैं आपको और बापूजी को दिल दुखाना को नहीं चाहती थी। मैं तो बस यह कहना चाहती थी कि मैं भी वकील हूँ, शायद कुछ। चुप! तेरी वकालत तेरे कन्ने रख और आइंदा कदे अपनी वकालत छाड़ने की कोशिश मना करिए, समझी? चल जा। आई बड़ी वकील बनके वकालत करेगी, घर को काम तक होएगा नहीं। वकालत करेगी या वकालत? हाँ? अरे बेटा, बिना फोन के ही आ गई, एक फोन तो कर लिया होता। क्यों? अब मुझे अपने ही घर में आने से पहले फोन करना होगा क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दामाद जी कहाँ है? वो साथ नहीं आए? अब आएंगे भी नहीं। सुमन, ये क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही मैं। नहीं रहना मुझे ऐसे आदमी के साथ। उनको एक पत्नी नहीं, नौकरानी चाहिए थी जो सुबह सुबह सबके लिए चाय बना के दे, फिर उनके लिए खाना भी बनाए। ऐसे नहीं बोलते बेटा। माता जी प्रणाम, धूप देता हूँ। खुश रहो बेटा, आओ बैठो। बीननी, जमाई जी आए हैं, इनके लिए नाश्ता बनाओ। भाभी जी प्रणाम,
धूप देता हूँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी, अब मेरे पाँव मत छुओ। नहीं भाभी जी, आप मेरे से बहुत बड़ी हैं और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब मेरे पीछे पीछे क्या लेने आए हो? सुमन, ये क्या पागलपन है? चलो घर चलो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये अनपढ़ जाहिलों जैसे क्यों बर्ताव कर रही हो? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर पराग। मुझे अनपढ़ और गवार बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मान लूंगी। सुमन, ये क्या बकवास कर रही है? माँ, अब आप भी ये बोल दो कि अपने ही माँ बाप के घर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ, यहाँ जगह नहीं है मेरे लिए तो मैं कहीं मकान लेके रह लूंगी, लेकिन इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना। बेटा, आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। मेरी बेटी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है। नहीं, इनको पत्नी नहीं एक नौकरानी चाहिए, लेकिन मैं किसी की नौकरानी या गुलाम नहीं हूँ। बड़ा आया मुझे तमीज सिखाने। मुझे कहते हैं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सुबह सुबह चाय बना के दो, घर का खाना बनाओ, ये कपड़े मत पहनो, जीन्स मत पहनो। तंग आ गई हूँ मैं इस रोज रोज की रोक टोक से। सुमन, आई एम सॉरी यार, लेकिन इस तरह घर छोड़ देना। माँ, भाभी जी, आप समझाइए ना इसे। भाई साहब, अब आप इस घर की बेटी से ज्यादा उस घर की बहू हो। ये सब बकवास बंद करो। आप अपनी हद में रहो, समझी? बहू, चल अंदर जा। हर वक्त बीच में अपनी टांग अड़ाने की आदत छोड़ दो। आपकी सहानुभूति की जरूरत इन्हें हो सकती है, मुझे नहीं। और हाँ मिस्टर पराग, अब दोबारा मेरे मुंह लगने की कोशिश की तो दहेज उत्पीड़ित के केस में ऐसे उलझाऊंगी कि डॉक्टरी की डिग्री से भी हाथ धो बैठोगी। मैंने अपनी जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। मुझे तलाक चाहिए, तलाक। एंड नाउ यू कैन गो मिस्टर पराग। अब सिर्फ हम कोर्ट में तलाक के लिए ही मिलेंगे। हे भगवान। अरे दीदी, आप कब आई? आई थिंक तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकती हो, इसलिए तुम मेरे तलाक की एप्लीकेशन लगा दो। एक बार फिर से सोच लो सुमन, चाहो तो घर वालों से राय ले लो। मैंने सोच लिया है यार, अगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं अकेली जिंदगी गुजार सकती हूँ। सब मतलबी दुनिया है। इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। सबके सब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। सच ही कहा है, टूट जाता है तकलीफ में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। एक टाइम था जब मुझसे लाखों रुपए लेके अपने व्यापार में वापर लेते थे। आज जब हमें जरा सी तकलीफ आई तो सबको एक साथ प्रॉब्लम आ गई। अपने आप को संभालो बाबू जी, यही तो पहचान है अच्छे और बुरे वक्त की। ऐसे वक्त में तो अपने और पराये की पहचान होती है। अरे मेरी लाडो कब आई? दोपहर में पापा। ईश्वर जी कैसे हैं? दामाद जी कहाँ हैं? क्या हुआ बेटा, चुप क्यों है? बोल बेटा, क्या हुआ? क्या उन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा? दामाद जी से झगड़ा करके घर छोड़ के आई है। ये क्या बकवास कर रही हो?
शांत हो जा बेटा, जा अपने कमरे में जा, मैं ईश्वर जी से बात करूं। हेलो जेके साहब, मैं एडवोकेट राठी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए राठी जी। कल आपकी हियरिंग है। वैसे आपको तो पता ही है आपका केस बहुत कमजोर है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप 12 बजे तक कोर्ट पहुंच जाना, ठीक है? राठी जी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपको तो पता ही है सामने वाला किस तरीके से आपको घेरने का प्लान बना चुका है। जेके साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस एक बार मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, फिर देखना कौन किसको घेरता है। मैं इसको रोड पे लाके नहीं खड़ा कर दिया तो मेरा नाम भी जेके अग्रवाल नहीं। बस एक बार, बस एक बार। माँ, बापूजी, मेरी ये लगभग 15 लाख की एफडी और ये गहने हैं। आप इनको कैश करवा लीजिए और इस मुसीबत से छुटकारा पाइए। तेरे कन्ने इतना पैसा कट से आया? माँ, जब मैं ब्याह की आई थी तब बापूजी ने मुझे एक एफडी बना के दी थी। इतने सालों में वह रिन्यू होते होते लगभग 15 लाख की हो गई है। नहीं वो बेटा, ये तो बस एक छोटी सी तकलीफ है, सॉल्व हो जाएगी। मैं तेरे पैसे और गहने नहीं ले सकता बेटा। रख ले बेटा, इनको अपने पास रख ले। बापूजी, क्या ये घर मेरा नहीं है? क्या इस घर की तकलीफ मेरी तकलीफ नहीं है? क्या मैं इस घर की सिर्फ एक बहू ही हूं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं बापूजी? हाँ बेटा, तू भी तो मेरी बेटी है। तो क्या एक बेटी अपने माँ बाबूजी को तकलीफ में देख के चुप रह सकती है? जब मेरे बापूजी आज तकलीफ में है तो ये एफडी और गहने मेरे किस काम के बापूजी? मेरे किस काम के? मेरी बेटी आज तो साबित कर दी कि तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अब मेरी एक नहीं, दो बेटियां हैं, दो बेटियां हैं। चंदा, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में तेरी तारीफ करूं। तुम देवी हो चंदा, मेरी लक्ष्मी हो। नहीं, मैं सिर्फ आपकी अर्धांगिनी हूँ, जीवन साथी हूँ। मैं आपकी सुख दुख की साथी हूँ। मैं मेरे घर की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चंदा, मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो मेरी बात मानोगे? बोल चंदा, क्या बोलना चाहती हो? क्या मैं वो बॉन्ड देख सकती हूँ जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम आई है? क्या करोगी चंदा? शहर का सबसे बड़ा वकील जब उसका कोई तोड़ नहीं निकाल पाया तो तुम क्या कर सकती हो? चलो मान लो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बस एक बार
एडवोकेट को दे दीजिए। चंदा राठी शहर का बहुत बड़ा वकील है। हाँ, मैं कई बार सुन चुकी हूँ ये लाइंस, लेकिन ये नोट उनको दे देना। माने तो ठीक, वरना होना तो वही है जो होना है। ठीक है चंदा, तुम्हारे लिए नोट मैं उसको जरूर दूंगा। आप चिंता मत करो जी, भगवान सब अच्छा करेंगे। लता, कोशिश कर कि मेरा तलाक जल्दी से जल्दी हो जाए। अरे 11 बज गए, फोन पे ही बात करती रहेगी या मुझ तक पहुंचेगी भी? ओके ओके, आती हूँ। सुमन, बेटा इतनी बड़ी गलती मत कर। माँ, अब मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। मेरा भला बुरा मैं खुद समझ सकती हूँ। एक बार जो फैसला ले लिया सो ले लिया। भाई साहब, बस बस, सबके सब ज्ञानी मत बनो। बहू, ये क्या है? मेरे घर की बहू कोर्ट में खड़ी होगी तो लोग क्या कहेंगे? घर की इज्जत का तो ख्याल कर। माँ, किन लोगों की बात कर रही हो आप? आज लोगों के पास खुद के सोचने के लिए वक्त नहीं है। वक्त ने आज ऐसे अहम मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई एक रास्ता चुनना बहुत जरूरी हो गया है। घर की इज्जत ना जाए, इसलिए आज मेरा कोट पहनना बहुत जरूरी हो गया है। बहू, उतार ये कोट और चाल अंदर। नहीं माँ, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बहू, आज मेरी बात नहीं मानी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हे भगवान, केहू को मेरे घर में कैद की पूरी नजर लगी। मेरे घर में मेरे शामदनी। इतनी देर हो गई, कोई भी तो कोई नहीं आया। कि मैं क्या करूं? मेरा शामदनी, मेरा मोरवी नंदन, तू ही मेरी पुकार सुन ले। ये हारे के सहारे। आपने समझ क्या रखा है अपने आप को? एक वकील हो इसका मतलब ये नहीं कि अपने पावर का ऐसे धौस जमाओगी। मैं भी एक डॉक्टर हूँ। लो भाई साहब, पहले आप ठंडा पानी पियो, फिर आप जी भर के मुझे डांट लेना। हाँ भाई साहब, वहां मैं एक वकील थी जो आपसे जिरह कर रही थी, और अब मैं आपकी भाभी हूं और आप मेरी बाईसा। अब आप दोनों अपने मन की हर एक वो बात बताइए जिसकी वजह से आप दोनों इस मोड़ तक पहुंचे हो, और आपकी उन बातों के आधार पर ही ये तय होगा कि आप दोनों तलाक ले सकते हो या नहीं। हाँ जी परा जी, आपकी अपनी पत्नी के साथ अनबन क्यों रहती है? भाभी जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? अब आपको ही देख लीजिए। कुछ देर पहले आप एक वकील थी जो हमें बात बात पर डांट रही थी। आपसे बदतमीजी और ऊंची आवाज में बात करने पर हमें हवालात तक पहुंचाने की बात कर रही थी। लेकिन अब आप एक देवी स्वरूप हमारे लिए मुस्कुराते हुए पानी का गिलास दिया और हमसे प्यार से बात कर। लेकिन तुम्हें तो एक नौकरानी चाहिए जो सुबह सुबह जल्दी उठ के सबके लिए चाय बनाए, फिर खाना बनाए, सबकी गुलामी करे। गुलामी की क्या बात है यार?
मेरे माँ बाप के साथ मेरे साथ ठीक से रहो, बस इतना ही तो कहा है। दामाद जी, ये बात आपको भी सोचनी चाहिए कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है। माँ, मैं भी तो एक पढ़ी लिखी वकील हूँ, लेकिन जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही बाई साहब वहाँ की बहू है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए। लेकिन मेरे पेशे में साड़ी पहनकर तो प्रैक्टिस नहीं कर सकती ना। बात बात पे टोकना, ये कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो, मॉडर्न कपड़े मत पहनो। दामाद जी, मेरी बेटी के मॉडर्न कपड़े पहनने से आपकी माँ को क्या तकलीफ होती है? आजकल सभी पहनते हैं। नहीं माँ, सवाल मॉडर्न कपड़े पहनने का नहीं है, सवाल है हमारी गरिमा का और उस वक्त का कि आप जिस वक्त जो भूमिका निभा रहे हैं उस वक्त उस तरह से पेश आओ। बीननी, तेरे बापूजी आ गए हैं, अब बंद कर अपनी अदालत। नहीं बसंती, बोलने दे आज बहू को। बेटी और बहू में ये दोहरा व्यवहार क्यों? जो माँ है वही तो सास है, फिर माँ अच्छी और सास बुरी क्यों? जो बेटी है वही तो बहू है, फिर बेटी लाडली और बहू बुरी क्यों? अपनी बेटी का दुख तो सीने में चुभता है, फिर बहू के लिए सोच बुरी क्यों? अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा दामाद हमारी बेटी की हर बात माने, काम में उसकी हेल्प करे, तो वो एक अच्छा दामाद है। लेकिन जब अपने घर का बेटा बहू के किसी भी काम में हेल्प करे तो वो जोरू का गुलाम कहलाता है। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी आज तक यही देखते आई हूँ, सुनते आई हूँ, अपनी माँ से, फिर अपनी सासू माँ से। यही तो परपाटी चली आ रही है कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। नहीं माँ, अब इस सोच को बदलना होगा। जब तक हम इस दोहरी मानसिकता में जीते रहेंगे तब तक हम अपने पारिवारिक सुख शांति से वंचित रहेंगे। पर भाभी, मीठी जुबान भी तो कोई मायने रखती है। हर वक्त सिर्फ कड़वी बातें करना सीखा इसने, न जुबान पे प्यार है न मिठास। मिठास तो तब रहे ना जब बराबर का समझे। अरे घर में हर बात पे बंदिश, हर बात पे रोक टोक। अरे तंग आ गई मैं इस रोक टोक की जिंदगी से। मैंने जिंदगी में किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, समझे? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। आप पढ़ी लिखी है, आप नौकरानी भी नहीं है और ना ही आप किसी की गुलाम है। सुमन भाई साहब, पराग जी, आप दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी का रिश्ता अहंकार पर नहीं, आपसी प्यार और विश्वास के बंधन पे टिकता है। पति पत्नी में एक बहुत ही प्यारी सी बॉन्डिंग होनी चाहिए, जहां ईगो, शक या छोटे बड़े की कोई जगह ना हो। लेकिन गलती करे फिर भी? गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन उस वक्त उस गलती को दिल का ताड़ बना के एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय हालात को ठीक करने के लिए दोनों में से कोई एक सॉरी जैसा छोटा सा शब्द बोल दे तो बात वहीं शांत हो सकती है। लेकिन हम अक्सर अपनी गलती को छुपाना चाहते हैं और सामने वाले की गलती को बढ़ा चढ़ा के बताते हुए उसको झुकाना चाहते हैं। क्यों? हर रिश्ते में प्यार होना बहुत जरूरी होता है। जहां आपस में प्यार होता है वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, और जहां प्यार और विश्वास नहीं वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। लेकिन वो रिश्ता भी किस काम का जहां अपनी जिंदगी जीने को ना मिले। बाईसा, हम बेटियां हैं और बेटियां अपने माँ बाप के घर में खूब लाड़ चाव पाती हैं, लेकिन शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तब वो बहू बन जाती हैं। और बहू की आजादी, उसका आत्मसम्मान, उसकी अपनी इच्छाएं, उसकी अपनी जिंदगी जीने की आजादी सब खत्म हो जाता है। शादी से पहले सभी कहते हैं कि
हमारी भी बेटी है, हम आपकी बेटी को भी अपनी बेटी ही बना के ले जाएंगे, लेकिन ससुराल पहुंचते ही वो बहू बन जाती है। बेटी और बहू के दोहरे मापदंड बन जाते हैं। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। तो फिर क्यों ऐसी जिंदगी जिए? कब तक? जब तक ये शरीर साथ देता है तब तक, और उसके बाद? कल किसने देखा है? भाई साहब, आजकल के पति पत्नी तलाक लेके अलग हो जाना एक नॉर्मल बात मानते हैं। वो ये भी मानते हैं कि आज हम इंडिपेंडेंट हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं, या वक्त के साथ आगे चल के कोई और अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब हम पहले के साथ नहीं निभा सके तो दूसरे के साथ निभा लेंगे, ये जरूरी है क्या? या जब आपकी नजर में पहला सही नहीं है तो दूसरा सही होगा, ये भी जरूरी है क्या? आज जो ये सोचते हैं कि हम अकेले ही अपनी जिंदगी सरवाइव कर सकते हैं, यहां उनकी सोच गलत होती है। जवानी में वो अपने आप को अपने ढंग से जी सकते हैं, लेकिन उम्र का एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब अपने जीवन साथी की जरूरत महसूस होती है। उस वक्त अपने जीवन साथी के अलावा ये माँ बाप, बहन भाई, यार दोस्त, सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। भले वो अपनी औलाद ही क्यों ना हो, हम अपनी औलाद को भी पढ़ा लिखा के काबिल बना देते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये मेरी औलाद है ना, हमारे बुढ़ापे का सहारा। लेकिन जिस वक्त आपको अकेलापन काटता है, उस वक्त आपकी अपनी औलाद भी अपने कैरियर के लिए, अपनी पत्नी या बच्चों में या फिर अपने बिजनेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन साथी ही आपका साथ देता है। उस वक्त आपकी अपनी काबिलियत, आपका वो शैतान ईगो काम नहीं आते। अक्सर देखा होगा हम जवानी में अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल लाइफ में हजारों दोस्त बना लेते हैं, लेकिन उम्र के उस पड़ाव में जब हम बीमार होते हैं, तब ये हजारों दोस्तों में से कोई एक भी आपकी देखभाल करने नहीं आता, कोई आपके पास आपकी सेवा करने नहीं आता, कोई रात रात भर जाग के भगवान से आपकी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगता। वो कोई होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन साथी। परिवार ऐसे नहीं बनते। परिवार बनाने के लिए बहुत त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। सॉरी पराग, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने हमेशा आपके साथ बुरा बर्ताव किया। ये मेरा ईगो ही था कि मैं इस घर की बेटी और आप हो, लेकिन इस घर की असली बेटी तो आप हो, जिन्होंने इस घर की इज्जत बचाई, जिन्होंने इस घर को मुसीबत से बचाते हुए इज्जत बनाए रखी। एक बहू होते हुए भी इस
बेटी बन के दिखाई। आप एक पढ़ी लिखी वकील होने के बावजूद घर गृहस्थी के कामों में उलझी रही, अपने सपने और अपनी इच्छाओं को मारा, सबके ताने सुने, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप सब कुछ सहन किया। आज मेरी आंखें खोल के घर गृहस्थी के संस्कार और जिंदगी के असली मायने सिखाए। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। चलो पर अपने घर चलें। एक मिनट, एक मिनट। आज एक फैसला मेरा भी सुन लो। शांति आज से इस घर में नहीं रहेगी। क्यों? मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया? तो चुप कर। शांति, आज से तुम इस घर में नहीं रहोगी। हैं? अजी शांति नहीं, चंदा, चंदा, चंदा। कौन चंदा? या और मैं शांति। शांति, शांति, शांति। अरे तू चुप कर यार, पहले तू अपना नाम ठीक से सोच ले। चंदा है या शांति? ये नाम याद रखने में बहुत मगज खपाना पड़ता है। खैर तो जो भी है, तेरे से तो मैं बाद में बात करूंगा। हाँ तो तुम आज से इस घर में नहीं रहोगी। पर क्यों बापूजी? मेरे से कोई गलती होगी क्या? अरे नहीं बेटा, तूने तो वो कारनामा कर दिया जो शहर का बहुत बड़ा वकील नहीं कर पाया। अरे शहर का सबसे बड़ा वकील जिस पॉइंट को नहीं समझ पाया, वो मेरी इस बेटी ने समझा। और बेटी तुम्हारे उस पॉइंट को देखकर तो वो नामी वकील भी हैरान रह गया कि ये बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। और उस पॉइंट के दम पे ही हम उस गुप्ता को कोर्ट में धूल चटा दी। इसलिए बेटा, आज से तो घर में नहीं, अपनी फैक्ट्री के लीगल काम अब तुम ही हैंडल करो। आज से तुम इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी हो। बेटी, ये लो बेटा तुम्हारी एफडी और गहने। कोर्ट ने हमें 1 साल की मोहलत दे दी। अरे घर में कोई है? क्यों? रातिंदा हो रहा के? हम तुझे क्या दिखाई नहीं देते? हम अंदर आए? आ तो गई है, इबके मेरे सिर पे चढ़ेगी। गई भैंस पानी में। बोल, क्या बेचने आई है? ना माँ जी, आज मैं कुछ बेचने नहीं आई हूँ। ये हमारे एनजीओ के पदाधिकारी हैं और इस साल का यूथ आइडल का अवार्ड क्रिश को देना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया इसने? आपको नहीं पता, क्रिस इतनी कम उम्र में ही अपने जेब खर्च के पैसे बचा के और पार्ट टाइम जॉब करके गरीब घर की बेटियों को पढ़ाने के लिए हर महीने पैसों से सहायता करते रहे हैं। और हर उन कच्ची बस्तियों में जा जाके उनके माँ बाप को अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसलिए इनको हमारी ट्रस्ट इस साल का यूथ आइडल अवार्ड से सम्मानित करेगी। ये एक अच्छे माँ बाप द्वारा दिए गए अच्छे संस्कारों का ही परिणाम है। आपका ये बेटा आने वाली पीढ़ी के लिए एक आइडल है, एक प्रेरणा है, एक आदर्श है। बापूजी, आपके दिए संस्कारों का ही पालन किया मैंने तो। भाई, इतनी बड़ी खुशी और चुपचाप